अब जो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग पर्टिकुलर टर्म जो है उस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू निकालना है, स्पेसिफाइड टर्म उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कुछ क्वेश्चन में। जनरल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म में हमको क्या क्या चीज जानना है, पता है सबको कि TR+1 क्या होता है, वो हमारा एक चीज है नंबर 1। नंबर 2 हो गया क्या, उसमें हमको क्या जानना है, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स। एन इवन होगा तो एक ठो मिडिल टर्म मिलता है, एन ऑड होगा तो दो ठो मिडिल टर्म मिलता है, सबको पता होना चाहिए। ओके, ये पहला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारा क्या हो गया बोलो सॉरी, अगर हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है पावर, इस कंटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि वो टर्म में एक्स का पावर कितना हो गया, 0। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड नो। तो जनरल टर्म पढ़ने से पहले हमको ये सब चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। और कुछ चीज हम लोग क्वेश्चन करते समय पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो लिखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ दिस वन। इसका 7th टर्म निकालने के लिए बोला है। तो सबको पता होना चाहिए कि TR+1 हमारा होता क्या है, NCR a⁻n r b⁻r। तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि जब हम TR+1 निकालते हैं, जो वाला टर्म भी निकालते हैं, तो उसमें हम r का वैल्यू से कम लेते हैं, r का वैल्यू से कम लेते हैं। इसका मतलब हमको जनरल टर्म निकालने के लिए हमको जो चीज जानकारी चाहिए वो n का वैल्यू है, r का वैल्यू है, a का वैल्यू है और b का वैल्यू है। ये चार चीज अगर हम लोग जान लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म जो है निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब ये पहला सवाल करते हैं। क्या है इस सवाल में 9 का a, तो ये पहला सवाल जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू मैं देख रहा हूं 3x² है, b का वैल्यू मैं देख रहा हूं, जल्दी से बताओ तो b का वैल्यू कितना है, -1/x²। हाँ, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, साइन का साथ लिखना पड़ेगा, -1/x³। फिर n का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 10। r का वैल्यू, क्योंकि मैं 7th टर्म निकालना चाहता हूं, तो r का वैल्यू हो गया हमारा 6। ऑल ऑफ यू गॉट इट, r वैल्यू हो गया 6, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर ये वाला चीज। सो T7 = तो फॉर्मूला तो ये है, इसमें खाली वैल्यू डालना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 C6, फिर क्या आ गया a, हमेशा ब्रैकेट देना है, जब भी ये जनरल टर्म लिखोगे हमेशा ब्रैकेट देना है, a⁻n r, ये दोनों को माइनस कर दो चलता है, 4। जहां पे माइनस नहीं हो पाएगा वहां पे पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन अगर हो जाएगा नंबर है तो सीधा डायरेक्ट लिख लो, ये दोनों को माइनस कर लो, यहाँ पे लिख लो, इनटू b का वैल्यू हो गया -1/x³ r, मतलब पावर 6 हो गया, ठीक है। अभी कैलकुलेशन हमको करना है, 10 से 6 का वैल्यू निकालोगे जो भी है, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऑलराइट, उसके बाद ये हो गया 3⁴ मतलब 81, दिस इज x⁻what 8 हो रहा है, इंटू 1/x⁻18। अब बात हो गया क्या और इसको हम लोग खाली ओपन करेंगे, ठीक है, इसको खाली हम लोग ओपन कर देंगे, सिंपलीफाई करके वैल्यू लिख लेंगे, तो दैट यू कैन डू, वो हम कर सकते हैं। अब s का पावर को हम लोग क्या करना है, इकट्ठे करना है। s का पावर इकट्ठे करोगे तो x⁻−10 लिख लोगे या फिर 1/x⁻10, दैट डिपेंड्स क्या लिखना चाहते हो, जो अच्छा दिखेगा तुम लोग को वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x⁻−10 भी लिख सकते हैं और 1/x⁻10 भी लिख सकते हैं। सो दैट इज योर फर्स्ट बिट। सेकंड बिट बोला है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बिट बी बोला है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैं बता रहा हूं कि pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड, ओके, इज इक्वल टू n - p
2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये सबको पता होना चाहिए कि लास्ट में से हम लोग pth टर्म निकालेंगे और जो भी है और शुरू में से अगर हम निकाल देंगे n-p+1 टर्म तो भी वही है। तो ये पॉइंट हमको नोट करके रखना है, ये चीज। ओके, तो ये सवाल में मेरे को जो बोला है, ये एक्सपेंशन में n है 10, तो इसमें मेरे को बोला है कि लास्ट में से फिफ्थ टर्म निकालो। तो फिर वो शुरू में से कौन सा टर्म लिख लेते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 10 माइनस 5 प्लस 2, जो कि हो गया हमारा सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, जो लास्ट में से फिफ्थ टर्म है और शुरू में से हो गया सेवेंथ टर्म, तो आज सेवेंथ टर्म हम निकाल सकते हैं। T7 इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 है, 10 C6, हम 7 निकाल रहे हैं लेकिन r का जगह में हम 6 डालेंगे, एक तो कम हो जाता है, इनटू x या फिर a का वैल्यू 3x है, टू द पावर 4, फिर माइनस 1 बाय x स्क्वायर टू द पावर 10। डन, क्लियर ना है सबको? ठीक है, चलो फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूछा क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म, या फिर एस लिख दिया, मतलब मिडिल टर्म भी हो सकता है और मिडिल टर्म्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है n का वैल्यू क्या है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब पहला बिट अगर मैं करूंगा ना, 10 का a करूंगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू 7 है, जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब यहां पे दो मिडिल टर्म निकलने वाला है। Here we will have two middle terms, two middle terms, and what are those? 7 plus 1 by 2, that is your fourth. Okay, and क्या हो गया, and 7 plus 3 by 2, that is your fifth. मतलब फोर्थ टर्म इज ए मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म इज ए मिडिल टर्म। एन इवेन होने से दो मिडिल टर्म होता है, वो दोनों का रखेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड कितना है, दोनों का राइट साइड उतना है। समझ रहे हो मेरे बात? दोनों का लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में उतना है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। ओके, एन इवेन होने से एक तो मिलता है, लेकिन ऑड होने से दो मिलता है। तो मेरे को निकालना है कि T4 कितना है, T5 कितना निकालना। T4 जैसे पहले मैं बताया था इसका पहला वाला सवाल में कि हमको निकालने के लिए किस किसकी जरूरत पड़ता है, NRAB। n का वैल्यू हो गया हमारा 7, r का वैल्यू कितना है बताओ। T4 निकालने तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 3। तो आ जाएगा 7C3 इंटू 2x स्क्वायर टू द पावर 7 माइनस 3 कर लो, 4 हो गया, इंटू 3 बाई एक्स क्यू कर लो टू द पावर, ये जो लिखा है नीचे वही 3। ओके, बाकी हमको एक सिंप्लीफाई करना है, बट रिमेंबर ऑलवेज यू पुट ब्रैकेट, नहीं तो गलती हो जाएगा कभी कभी। हो सकता है काफी क्वेश्चन में नहीं होगा, बट बहुत क्वेश्चन में गलत भी हो सकता है। तो ये हमारा 7C3 हो गया, जो भी वैल्यू निकालना है तुम लोग को निकाल देना। 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हो गया, इंटू x टू द पावर 8 इंटू 3 का क्यूब मतलब 27 डिवाइड बाय x टू द पावर what 9। Alright, and your T5 is equal to 7C4 into 2x square to the power 7 minus 4 हो गया 3 into 3 by x cube to the power कितना 4। I think सबको समझ में आ गया।
मिडिल टर्म कैसे निकालते हो। बाकी इसके कैलकुलेशन करना क्या मुश्किल है, कैलकुलेशन तो आराम से बनेगा। फैक्टोरियल 7c4 ये तो कॉम्बिनेशन से हम करते आ रहे हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। बाकी ये तो नंबर हो गया, अलजेब्रा हो गया, कर सकते हो। ओके ना, बीटे खत्म। बिट बी बोला है कि n इज इक्वल टू 10 का बिट बी, n इज इक्वल टू 10, सो ओनली मिडिल टर्म, ओनली मिडिल टर्म इज इक्वल टू 10/2 प्लस 1, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, इज इक्वल टू 6 टर्म। तो इसमें जो 6 टर्म है वो मिडिल टर्म है, इस एक्सपेंशन में जो 6 टर्म है वो मिडिल टर्म है। तो फिर T6 निकालेंगे, कैसे निकलेगा। n का वैल्यू 10 है, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ r 5। तो NCR हो गया, a का जगह में हो गया 3x स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस 5 हो गया, माइनस 1/3x क्यूब टू द पावर 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, यहां पे क्योंकि पावर ऑड आ गया, माइनस का पावर ऑड आ गया तो माइनस आ जाता है, मतलब एक तो माइनस बाहर आ जाएगा, उसके बाद और माइनस के बारे में सोचना नहीं है। माइनस बाहर आ गया और माइनस के बारे में सोचना नहीं है, बस अभी सब प्लस से सोचो, उसके बाद जो वैल्यू लिखना है निकलो। आ रहा समझ में सबको? यस सर। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, इसका पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या कोई भी स्पेसिफाइड टर्म निकाल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक तो नया चीज सीखे, क्या एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि पीएच टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो शुरू में से कौन सा टर्म होता है वो लिखें और उसके बाद वैल्यू निकालें। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं मिडिल टर्म कैसे निकलता है। ऑलराइट, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन दिस वन। मतलब अभी हमको कोई भी एक्सपेंशन में, ये एक्सपेंशन में अगर मैं देखूंगा तो टोटल 21 टर्म्स निकलेगा, उसमें से हो सकता है कोई एक टर्म में x टू द पावर 10 निकल जाए, कोई एक टर्म में x टू द पावर 10 निकल जाए, तो वो टर्म में कोएफिशिएंट पूछा है। कोएफिशिएंट का मतलब x का साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, x को लेना नहीं है, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसी को कोएफिशिएंट बोलेंगे हम। ओके, तो हमको ये क्वेश्चन में पता नहीं है कौन सा टर्म है। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन दो था उनमें हमको पता था कि कौन सा टर्म निकालना है, अभी हमको कौन सा टर्म निकालना है पता नहीं है, तो उसको पता करना है। जब भी हमको पता करना होता है हम पहले TR क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो लिख देते हैं कुछ ऐसा, लेट x टू द पावर 10 occurs in TR plus 1, मतलब TR plus 1 में ही x टू द पावर 10 है। इसका मतलब हम जब TR plus 1 निकालेंगे ना, उसमें x का पावर जो भी होगा उसको क्या करेंगे 10 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं TR plus 1 क्या निकलता है इसमें, इज इक्वल टू n का जगह में 20 है, 20 CR, फिर मैं ब्रैकेट देने के लिए बोला हूं तो ब्रैकेट दे देना, 2x स्क्वायर टू द पावर, अब तो माइनस नहीं हो पा रहा है तो 20 माइनस आर ही लिख देंगे, इनटू माइनस 1/x। प्लीज इसको भूलना मत, प्लस होगा तो प्लस लिखोगे, माइनस होगा तो माइनस लिखोगे, दिस वन। ठीक है, अब इसको आगे करना है, हमको क्या करना है, x का जितना सारा पावर है अलग अलग जगह में लिखा होगा उनको इकट्ठे करना है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -1 टू द पावर r इसको बाहर रख देते हैं हम लोग, इनटू 20 CR इनटू 2 टू द पावर 20 माइनस r, 2 टू द पावर 20 माइनस r इनटू x टू द पावर, आई थिंक वी आर गेटिंग, ये जो है 2 के साथ 20 माइनस r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस 2r इनटू व्हाट इज इट 1 by x टू द पावर r। ओके,
तो हमको क्या मिल रहा है अभी, इज इक्वल टू -1 टू द पावर 10 सॉरी r इंटू 20 CR इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस r इंटू x टू द पावर कितना हो गया 40 माइनस 3r। ओके 40 माइनस 3r। और अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन हम तो एज्यूम किए कि ये टर्म में x का पावर 10 है, अभी निकल गया कितना इतना, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन फोर्टी माइनस 3r इज इक्वल टू 10। तो इसमें से हमको मिला क्या 30 इज इक्वल टू 3r और इसमें से मिला हमको r का वैल्यू कितना हो गया 10। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। अब ये हमको ध्यान में रखना है कि ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, r जो है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर बाय चांस कहीं पे नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब है कि उस एक्सपांशन में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि x का पावर उतना आने वाला है, तो नहीं आने वाला है वो केस में हम क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट 0 बोल देंगे। अगर टर्म नहीं है तो इन दैट केस कोएफिशिएंट विल बी 0। समझ में आया मेरे बात। अगर मान लेते हैं सवाल में वो, हाँ ठीक है, अगर मान लेते हैं सवाल में बोलता है x की पावर 9 तो हम लिखते हैं 9, तो 31 × 3r होता, r इज इक्वल टू 31/3 आता जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोलते हैं कि नहीं ये एक्सपांशन में मेरा 21 तो टर्म है लेकिन कोई भी टर्म में x टू द पावर 9 नहीं आएगा। लेकिन मेरे को तो कोएफिशिएंट पूछा है तो मैं बोलूंगा कि कोएफिशिएंट 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है तो टर्म गायब हो जाता है, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट 0। ये नेचुरल नंबर मिला तो हमको कोएफिशिएंट मिलेगा। देयरफॉर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना हो गया -1 टू द पावर 10 इंटू 20c10। इसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, 20c10 बहुत बड़ा वैल्यू निकलेगा, इंटू 2 टू द पावर 10। बस इतना माइनस को गायब कर दो, बाकी सब लिख लो 20c10 इंटू 2 टू द पावर 10। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, वैल्यू की जरूरत नहीं है। जब हम एनसीआर करते हैं एन और आर का भीतर में 4-5 का डिफरेंस होने से हम उसको बढ़ते हैं आगे बड़ा वैल्यू के लिए। जैसे 80c2 निकाल देंगे, 80c76 निकाल देंगे, लेकिन 80c40 नहीं निकालेंगे, उसको 80c40 में ही छोड़ देंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट दिस डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर -1। चल इस क्वेश्चन को करते फटाफट और tr+1 निकालते हैं। tr+1 is equal to 12cr x to the power x square to the power 12 minus r into 1 by x to the power r। अरे सबको समझ में आ रहा है ना tr+1 कैसे निकालते हो? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा ही बाइनोमियल थ्योरम इसी का ऊपर बेस है। tr+1 ही निकालना पड़ता है हर क्वेश्चन में मान लो 95% क्वेश्चन में। So tr+1 निकालना आना चाहिए। tr+1 is equal to NCR a to the power n minus r b to the power r। और हमेशा मैं बोल रहा हूं कि ब्रैकेट दो a और b में, इसका आदत डाल दो सब केस में ब्रैकेट दो a और b का बीच में, ताकि वो गलती हो ना। ओके ना, तो एक लाइन खाली बढ़ जाएगा हल्का सा। तो दैट इज इक्वल टू 12cr x to the power 24 minus 2r इंटू 1 by x to the power r। हमको तो x का पावर को इकट्ठे करना है, तो हम लिखेंगे 12cr x to the power 24 minus 3r। तो ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो हमको पूछा लेकिन क्या है कि x to the power -1। लेट tr+1 लिखते हैं, लेट tr+1 contains x to the power -1। Therefore x का जो भी पावर होगा उसको -1 के साथ इक्वेट करना है। 24 minus 3r is equal to -1,
25 इज इक्वल टू 3r और r का वैल्यू क्या है 25/3। ओके, r का वैल्यू 25/3 आया। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नो टर्म is present in which no term is present containing x to the power 10, containing x to the power -1। आ गया समझ में? तो दैट इज व्हाट वी हैव टू शो कि नेचुरल नंबर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा ये नहीं बनेगा। क्लियर हो गया सवाल? यस सर। चलो अगला सवाल फटाफट देखते हैं। ये बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इस पे TR+1 निकालते हैं। TR+1 सबको पता है कैसे निकाला जाता है, तो उसको यूज करते हैं। NCR 12CR इंटू ए का जगह में जो लिखा है पूरा लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में रखेंगे। 2x² y टू द पावर 12 माइनस r इंटू y/3x टू द पावर व्हाट r। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का पावर y का पावर अलग अलग करते हैं, लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 12CR into 2 to the power 12 minus r into x to the power 24 minus 2r by y to the power r into what is that y to the power r by 3 to the power r into x to the power r। कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैं? यहाँ पे 12 माइनस r, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, ये हो गया हमारा 12CR। फिर देखते हैं नंबर सब इकट्ठे कर लेते हैं। 2 to the power 12 minus r 2 to the power 12 minus r by 3 to the power r इनटू, अब देखते हैं x का पावर क्या हो रहा है और y का पावर क्या हो रहा है। x का पावर क्या होगा बताओ? 24 minus 2r, यहां से r जाएगा, x to the power 24 minus 3r इनटू y to the power what is it? ये r तो पहले से है, यहां से नीचे से r y to the power 12 minus r ऊपर चले जाएगा, तो -12 प्लस r 2r minus 12। समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर। ओके, तो लेकिन हमको बोला है कि इसमें x to the power 9 y to the power -3 होना चाहिए। लेट TR+1 contains x to the power 9 y to the power -3। let TR+1 contains x to the power 9 y to the power -3। तो फिर इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। s का पावर 24 minus 3r है, 24 minus 3r is equal to 9, तो 15 is equal to 3r, तो r का वैल्यू हो गया 5। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा x और y दोनों के लिए। तो अगर y के लिए मैं चेक करता हूं तो क्या निकलता है? 2r minus 12 is equal to -3, या फिर ऐसा बोल लो कि 2r का वैल्यू हो गया हमारा 9, r का वैल्यू हो गया 9/2। तो पहले तो ये नेचुरल नंबर नहीं है और उसके लिए भी प्रॉब्लम है, दूसरा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली हमेशा ये दोनों मैच करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग अगर हो गया, x का पावर में r का वैल्यू कुछ निकला और y का पावर में r का वैल्यू कुछ और मिला, तो इन दैट केस वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये टर्म जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। Therefore, no such term exists. No
such terms exist। अगर कोई भी टर्म नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट हो गया 0। इसका मतलब है कि इसमें कोफिशिएंट जो है 0 हो गया। किसका कोफिशिएंट 0 हो गया? उसका वो वाला ये का। Therefore, कोफिशिएंट of x to the power 9 y to the power -3 is 0। ओके, ठीक है।